तो दोस्तों आज लेकर के आए हैं आपके लिए सेट 18 यानी कि 18वां सेट है। जी हाँ दोस्तों, इस सेट में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। अभी जैसा कि आपको पता है कि मेटल से ही चल रहा है, तो ये लास्ट मेटल से अपना क्लास है। 18वां जो है सेट, ये मेटल से लास्ट है। इसके बाद मेटल खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे एक नए चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए इसमें डाला किससे गया है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्त डाला गया है पारा से, सीसा से, कॉपर से, जिंक से और टीन से। इस 5 धातु से क्या है कि आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके हम लाए हैं, जिसका संभावना है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो सीबीटी एग्जाम होगा उसमें आने की। इसलिए दोस्त क्या कीजिए कि वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा या बीच में छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना मिस कर दीजिएगा। आदमी को अगर एक एग्जाम में अगर क्वेश्चन छूट जाए तो सोचिए कितना लाखों के पीछे हो जाता है आदमी। इसलिए क्या कीजिए कि वीडियो मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझिएगा। काफी इंपॉर्टेंट डाले हैं इसमें क्वेश्चन भी। तो चलिए क्या करते हैं कि देख लेते हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है इसमें कि क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। जी हाँ, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। हम लोग सिल्वर तो जानती हैं कि सिल्वर किसे कहते हैं। सिल्वर अगर चांदी इसमें देता तो हम लोग सिल्वर चांदी जो है एजी फार्मूला होता है उसका, उसमें टिक मार देते। लेकिन इसमें दोस्त कहा गया है कि क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। तो क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपको क्या दे दिया है कि टाइटेनियम दे दिया है, दूसरा मरकरी दे दिया है, तीसरा आपको प्लैटिनम दे दिया है और चौथा आपको रेडियम दे दिया है। इन चारों में से किसे कहते हैं क्विक सिल्वर। जी हाँ, तो ध्यान रखिएगा क्विक सिल्वर के नाम से जो जाना जाता है ना दोस्त, वो जाना जाता है सेकेंड नंबर मरकरी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है, तो ध्यान रखिएगा। मरकरी, मरकरी कहने का मतलब पारा, पारा जो होता है उसका फॉर्मूला Hg होता है, तो उसी को क्या कहते हैं कि हम लोग जो है क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। अब समझिए कि क्विक सिल्वर के नाम से हम जानते क्यों है। तो दोस्त ये बिल्कुल चांदी जैसा चमकीला होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया कि पारा एक मात्र ऐसा धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर भी रहते हुए क्या होता है कि वो लिक्विड तरल में रहता है। तो इसका कारण क्या है। ठीक है, ऐसे कोई भी और अगर लिक्विड अगर हो दोस्त, तो आपको पता है कि वो क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते क्या होता है कि वो सॉलिड यानी बर्फ में जो है परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। लेकिन पारा ही एक ऐसा मात्र धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी पहुंच जाए तो वह तरल अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसका मेन कारण क्या है, ध्यान रखिए। इसका हम मेन कारण डायरेक्ट आपको ऑप्शन देकर के बताते हैं। ये सेकेंड नंबर मेरा मेन ऑप्शन कारण है। क्या है कि इसकी उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा होती है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो काफी लूज होते हैं, इसलिए फ्रीजिंग करने पर भी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे भी जाने पर ये लिक्विड फॉर्म में ही रहते हैं। इसके अणु आपस में जुड़ करके कठोर नहीं बना पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और कभी कभी आपको ये पूछ देगा कि कौन सा जो है धातु है जो अपना तरल अवस्था में रहता है, तो यही है। कमरे के टेम्परेचर पे भी ये क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, इसलिए छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि डैश अम्लगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। जी हाँ, कौन सा इसमें से धातु है जो अम्लगम बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है। जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है, इसलिए ध्यान में रखना है। हर एक क्वेश्चन को माइंड में रखना है और समझना है दोस्त। एग्जाम में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एकदम 40 में 40 ठोक के आना है, ध्यान रखिएगा। तभी आपका रिजल्ट गिर पाएगा और साइंस के दम पे ही आप रिजल्ट गिरा पाइएगा। इसलिए साइंस तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले आपको हम बराबर कहते हैं, अगर साइंस स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप रिजल्ट गिरा पाइएगा, वरना नहीं गिरेगा। मैथ हो गया 25 नंबर, रीजनिंग हो गया 25 नंबर, उसमें कुछ भी कीजिएगा थोड़ा बहुत तो छूट ही जाता है। अधिकांश लोगों का वीक होता है मैथ रीजनिंग जो होता है, लेकिन साइंस जो है दोस्त ज्यादा वक्त नहीं लेता है। इसलिए दोस्त इसे स्ट्रॉन्ग रखिए, कमांड रखिए, पढ़ना ही है इसमें। ठीक है, तो बेटर है हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझिए और जो मटेरियल ले रखे हैं उसे भी पढ़ते रहिए आप। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। कहां थे क्वेश्चन कि अम्लगम बनाने के लिए इसमें से कौन ऐसा एक महत्वपूर्ण धातु है जिसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट नंबर क्या दे दिया है कि क्या वह एल्युमिनियम है, क्या वह पारा है, क्या वह जो है आपका लोहा है, या क्या वह टंगस्टन है जो अम्लगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग भी जानते होइएगा कौन है, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा,
पारा। पारा क्या होता है कि अम्लगम बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु, कौन सी, अच्छा कौन निम्नलिखित में से दे दिया है कि धातुओं में से, ये निम्नलिखित धातु में से कौन ऐसा धातु है जो कक्षीय या कमरे के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में रहता है। जी हाँ, ध्यान रखिए, हम आपको बता दिए थे कि रूम टेम्परेचर कितना होता है, 22 से 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर माना जाता है, जहां पे अपना बॉडी जो है रिलैक्स फील करता है, न ज्यादा ठंडा महसूस करता है न ज्यादा गर्मी महसूस करता है, तो उसको रूम टेम्परेचर कहते हैं। और उस टेम्परेचर पे कौन ऐसा इसमें धातु है जो आपका क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। आपको हम इससे पहले ही बता दिए हैं, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग फटाफट कमेंट करके मार दीजिए। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन मेरा क्या होगा, पारा। देखिए कितना बार पूछा गया है, ये तो पूछा जाता है दोस्त, ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इसी में आपको जो है ब्रोमाइड भी दे दिया है, तो ब्रोमीन भी क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ब्रोमीन जो होता है ये अधातु होता है। अगर अधातु कहता है, इसमें धातु कह रहा है, तो धातु में जो अपना पारा होगा, ठीक है, पारा क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में रहता है, इसको बात को ध्यान रखिएगा। और आपका अधातु अगर कहता है तो अधातु में ब्रोमीन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे रहता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अधातु अगर कह दे तो ब्रोमीन मार दीजिएगा, धातु अगर कहे तो पारा मार दीजिएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ठीक है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। धातु अधातु कुछ भी दे देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि धातु जिसे कुछ देर के लिए अगर हवा में रख दे तो वो क्या होता है कि हरे बेसिक कार्बोनेट की जो है परत उस पर चढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा धातु है जिसको अगर हवा में रख दे तो उस पर जो है हरे रंग की या नीले रंग की जो होता है क्या होता है कि एक परत चढ़ जाती है। तो आप लोग भी देखे होइएगा कौन होता है। ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन दे दिया है कि क्या वह निकेल होता है, क्या वह जिंक होता है, क्या वो आपका जो चांदी होता है, या क्या वह तांबा होता है, कौन होता है। तो ध्यान रखिएगा, बरसात के दिन अभी चल रहा है दोस्त, अगर बरसात के दिन में 2-4 दिन अगर आप ऐसे भी छोड़ दीजिएगा इस धातु को, कॉपर को, तो क्या होगा कि उस पे हरे या ग्रीन या ब्लू कहिए, उस पे क्या होता है कि परत जमना शुरू कर देता है। जैसे लोहा पे जंग लगता है उसी तरह से कॉपर पे भी क्या होता है कि यह ऑक्साइड से, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना देता है, उस पे अपक्षेप जमा कर देता है। लोहा क्या करता है कि वो भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना देता है और उस पे जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस चीज को पूछा जाता है, जेईई के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसलिए छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो किसी भी तरीका, लोहा भी दे देगा आपको, हो सकता है, तो लोहा को भी ध्यान में रखना है हमको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि लौह या स्टील पर जस्ते की क्या होती है कि एक पतली परत जो है चढ़ा दी जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जी हाँ, तो लोहा या स्टील पे क्या होता है कि पतली परत चढ़ा दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे, लेकिन आज हमें ये पढ़ना है, जिंक भी पढ़ना है, लोहा भी पढ़ना है, इसलिए इसमें क्वेश्चन आया है तो हम आपको बता भी देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर जान लीजिए, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। लोहा जो होता है या स्टील जो होता है उस पे क्या होता है कि उस पे जिंक का जो है एक परत चढ़ा दिया जाता है, जस्ते का एक परत चढ़ा दिया जाता है, तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या गैल्वेनीकरण कहता है या यशदीकरण के नाम से हम जानते हैं। तीनों नाम दे देगा, तो तीनों नाम में से किसी नाम को मार दीजिएगा। वैसे अभी यहाँ गैल्वेनीकरण दे दिया है, या गैल्वेनाइजेशन दे देगा, या यशदीकरण दे देगा। तो ध्यान रखना है इस चीज को। ये क्यों चढ़ाया जाता है, तो लोहे में जंग न लगे, स्टील में जंग न लगे दोस्त, इसके लिए क्या किया जाता है, उस पे जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया न कर पाए। तो जस्ता लोहे से अभिक्रिया नहीं करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा, और उस पर जंग लगने से क्या होगा कि बचा देगा, ऊपर की ही चीज सेफ रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग किया जा सकता है या कर सकते हैं, क्योंकि जिंक क्या होता है। ध्यान रखिएगा, जिंक क्या होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर पहला आपको क्या दे दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि कॉपर के तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, इस वजह से अलग कर सकते हैं। या सेकेंड नंबर आपको दे दिया है कि कॉपर की तुलना में अधिक ऑक्सीकृत होता है, इस वजह से। या थर्ड नंबर आपको ऑप्शन दे दिया है इसमें कॉपर के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। या चौथा इसमें दे दिया है कि कॉपर के तुलना में अधिक कम ऑक्सीकृत होता है। किस वजह से जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग किया जा सकता है,
क्यों किया जा सकता है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि कॉपर की तुलना में क्या होता है ना कि वो अधिक क्रियाशील होता है। इस वजह से क्या होता है कि जिंक को अलग किया जा सकता है कॉपर से, तो कॉपर को अलग कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि नीला थोथा या नीला कशिश का दूसरा नाम क्या है। जी हाँ, आपको दोनों तरीका से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या सिर्फ नीला थोथा दे देगा या नीला कशिश दे देगा। वैसे क्वेश्चन दोनों तरीका से पूछा गया है, हम इसको दोनों को एक साथ ला करके रख दिए हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम क्या है ये पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेलवे में जेई के एग्जाम में पूछ दिया है और एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछ दिया है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए पहला नंबर आपको दे दिया है कि उसे जो है ताम्र सल्फेट कहते हैं, या दूसरा आपको दे दिया है इसमें कि लेड सल्फाइड कहते हैं, या तीसरा नंबर दे दिया है कि लौह सल्फेट कहते हैं, या चौथा दे दिया है कि रजत नाइट्रेट कहते हैं। दोस्त नीला थोथा किसे कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नीला थोथा या तूतिया भी कह देता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा नीला थोथा या नीला तूतिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ताम्र सल्फेट है, देखिए ये ताम्र दे दिया, सल्फेट दे दिया। भाई ताम्र कहने का क्या मतलब, तांबा, तांबा को कॉपर कह दो तो कॉपर सल्फेट तो दे सकते हो यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा कॉपर सल्फेट भी दिया जा सकता है। ध्यान रखिएगा इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4, जल के 5 अणु होते हैं, 5H2O होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये नीला थोथा या नीला कशिश या तुतिया के नाम से इसको जाना जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि जिंक सल्फेट के मिश्रण में क्या होता है कि कॉपर धातु को जब डुबाया जाता है तो क्या होता है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, जिंक सल्फेट के मिश्रण में क्या होता है, कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया है कि क्या पानी बनता है, या दूसरा ऑप्शन दे दिया है कि इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, या तीसरा आपको ऑप्शन दे दिया है कि जिंक ऑक्साइड बनाता है, या चौथा दे दिया है कि कॉपर सल्फेट बनाता है। दोस्त क्या बनाता है, जब जिंक सल्फेट के को कॉपर धातु में डुबाया जाता है, तो जिंक सल्फेट के मिश्रण को जब कॉपर धातु में जब डुबाएंगे ना दोस्त, तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब ध्यान रखिए, कभी कभी आपको जो है पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट में याद रखिएगा, दूसरे तरीका से ये क्वेश्चन अलग तरीका से कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक को मिलाया जाता है तो क्या होता है। जी हाँ, ये पूछा गया है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जिंक को मिलाएंगे तब जिंक सल्फेट बनेगा। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, इसलिए इसे मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया कि जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है। जी हाँ, क्या दे दिया है, लेड धातु यानी कि पीबी जो होता है सो कॉपर क्लोराइड से के विलयन से जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन आपको क्या दे दिया है कि कहता है कि लेड कॉपर निर्मित होता है, ये हो सकता है, या दूसरा कहता है कि कोई अभिक्रिया नहीं होता है, क्या ये होता है, या थर्ड नंबर आपको दे दिया है कि जल निर्मित होता है, या चौथा इसमें दे दिया है कि लेड क्लोराइड बनता है, क्या होता है। तो ध्यान रखिए, धातु जो है आपको क्या कर रहा है, ये लेड धातु कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया कर रहा है, तो जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो लेड क्लोराइड बनेगा, कॉपर अलग कर देगा, ठीक है, विस्थापित कर देगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि लेड क्लोराइड बनेगा। ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसका क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ये पीबी कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, आपको क्या बताएं कि लेड क्लोराइड और कॉपर को अलग कर देता है, तो ये कॉपर को अलग कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें आपको दे दिया है कि जब लेड नाइट्रेट का एक अणु क्या होता है कि गर्म किया जाता है तब क्या होता है। जी हाँ, जब लेड नाइट्रेट का एक अणु जब गर्म किया जाता है तब क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर पहला में आपको क्या दे दिया है कि O2 यानी ऑक्सीजन के गैस से जो है 2 मोल उत्पन्न होते हैं, क्या ये होता है, या दूसरा आपको इसमें दे दिया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे दिया है, गैस के 1 मोल अलग होते हैं, उत्पन्न होते हैं, या तीसरा आपको दे दिया है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 2 मोल गैस 2 मोल जो है उत्पन्न होते हैं, ये होते हैं, या फोर्थ में दिया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 3 मोल उत्पन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है आपका, इसमें ऑक्सीजन 2 है तो 2 मोल अलग होंगे, ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको दोस्त ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये सब चीजें छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया कि भूपर पट्टी पे पाए जाने वाला
दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? जी हाँ, भूपर पट्टी पे कहता है, भूमि के पट्टी पे कह रहा है, तो भूपर पट्टी पे पहला अगर कहता तो हम तो मार देते ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा, इसमें ऑक्सीजन मार देते फट से, लेकिन अब इसमें कह रहा है कि पहला नहीं कह रहा है, भूपर पट्टी पे पहला नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है। ध्यान रखिए, ऑक्सीजन तो होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में भूपर पट्टी पे पाया जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं। अब बच गया 3 गो, तो 3 गो में कौन होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या होगा कि भूपर पट्टी पे पाया जाने वाला दूसरा सबसे, ठीक है, अधिक जो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। अब ध्यान रखिए, कभी कभी आपको पूछ देगा कि भूपर पट्टी में कौन जो है कितना परसेंट होता है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, पूछेगा ये। ऑक्सीजन का देख लीजिए 46.6 जो है परसेंट भूपर पट्टी पे होता है। उसके बाद आपको बता देते हैं कि जो सिलिकॉन देखे हैं तो ऊपर देख लीजिए, सिलिकॉन का जो है आपका कितना है, 27.72% है। उसके बाद एल्युमिनियम का परसेंटेज कितना होता है, 8.13 होता है। लोहा का कितना होता है देख लीजिए। तो दोस्त इसमें हम आपको बता दें, लोहा का 5% होता है ना, तो इसमें हम आपको बता दिए कि ऑक्सीजन सबसे पहले नंबर पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो भूपर पट्टी पे तत्व होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे जो स्थान आता है वो सिलिकॉन का आता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एल्युमिनियम का आता है, उसके बाद लोहा का आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको जो है पूछा जा सकता है ऐसे घुमा करके, तो हमको घूमना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो होती है वो सबसे हल्की होती है। जी हाँ, सबसे हल्की पूछी जा रही है, इसमें पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ध्यान रखिए, पहला आपको क्या दे दिया है कि आयरन सबसे हल्की धातु होती है, या कोबाल्ट होती है, या तीसरा नंबर आपको दे दिया है कि लिथियम होती है, या चौथा दे दिया है कि तांबा होती है। दोस्त होता क्या है इसमें, सबसे हल्की अगर धातु जो होती है वो होता कौन है, ये हमें बताना है। ध्यान रखिएगा, सबसे हल्की धातु अगर हम आपको बता दें तो ये थर्ड नंबर लिथियम होती है, ठीक है। लिथियम क्या होता है कि सबसे हल्की धातु होती है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्त, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, तीसरा 3 परमाणु संख्या होता है इसका, ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर पे आता है, तो पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया है कि हथेली पर रखने में कौन सी धातु जो है वो पिघल जाता है, मतलब हाथ पे वो कौन सा धातु इसमें से रखेंगे जो पिघल जाएगा। जी हाँ, हाथ पे रखने पे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, पहला आपको ऑप्शन इसमें हम डायरेक्ट जो है आपको आंसर ही बता देते हैं कि कौन है जो हाथ पे रखने पे क्या होता है कि लिक्विड अवस्था में आ जाता है, पिघल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा गैलियम होगा, और सीजियम जो होगा क्या होगा कि वो ऐसे धातु है जिसको हाथ पे रखने पर पिघल जाएगा। ध्यान रखिएगा, कभी कभी 2 जोड़ा में नहीं देगा, कभी कभी एक ही बार पूछ देगा, एक ही आपको धातु का नाम दे देगा, गैलियम दे देगा या सीजियम दे देगा। ध्यान रखिएगा, ये भी लिक्विड फॉर्म ही होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर से अधिक जाने पे जो है क्या होता है कि ये रूम जो है क्या होता है कि लिक्विड अवस्था में आता है धातु। तो धातु में एक तो पारा हो गया जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि लिक्विड अवस्था में रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा रूम टेम्परेचर से अधिक जाने पर 29-30 डिग्री सेल्सियस जाने पे क्या होता है कि ये लिक्विड अवस्था में आता है। ध्यान रखिएगा, ये चीजें पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है आपको कि घड़ियों में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, घड़ियों में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्वार्ज किया जाता है, वो डैश का होता है, किसका होता है ये बताना है। तो घड़ी में क्वार्ज जो इस्तेमाल किया जाता है किसका होता है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ दिया है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपको इसमें क्या दे दिया है कि नाइट्रोजन सिलिकेट का होता है, या दूसरा ऑप्शन आपको इसमें दे दिया है कि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, या तीसरा आपको इसमें दे दिया है कि सोडियम सिलिकेट होता है, या चौथा दे दिया है कि कैल्शियम सिलिकेट होता है। दोस्त होता क्या है, घड़ी में जो क्वार्ज इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, क्वार्ज जो इस्तेमाल करते हैं उसमें। तो इसको पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु जो है, अधातु दे दिया, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु जो है खनिज कौन सा है। अच्छा, निम्नलिखित में से अधातु खनिज कौन सा है, अधातु खनिज का पूछा जा रहा है इसमें, तो इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, ये जेईई के एग्जाम में पूछ दिया है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन इसमें आपको क्या दे दिया कि बॉक्साइट दे दिया है, ये तो धातु है। दूसरा दे दिया है कि मैग्नीशियम दे दिया है, ये भी धातु है। मैग्नीज दे दिया है, ये भी धातु है। तो आखिर है कौन, तो ये जिप्सम। जिप्सम क्या है कि अधातु खनिज है, ठीक है। इसी से क्या होता है कि पेरिस ऑफ प्लास्टर बनता है। जब जिप्सम को क्या करते हैं कि 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो उससे पेरिस ऑफ प्लास्टर का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा,
इससे पहले वाले क्लास में जब कैल्शियम पढ़ाए थे उसमें हम आपको बता दिए थे, जिप्सम का सूत्र बता दिए थे, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू 2H2O होता है, हाफ H2O लगाते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो ये सब बता चुके हैं, पिछले वाला पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाला हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा अगर क्लास नहीं किए हैं तो, आना तो पिछला क्लास आप देख लीजिएगा, कैल्शियम से हम उसमें बता दिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा कि फोर्थ नंबर मेरा जिप्सम क्या होगा कि अधातु खनिज है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें आपको दे दिया है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। जी हाँ, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट करके बताते रहिए कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। क्या पहला नंबर आपको दे दिया है कि 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, या दूसरा आपको इसमें दे दिया है कि 3830 डिग्री सेल्सियस होता है, या थर्ड नंबर आपको क्या दे दिया है कि 3083 डिग्री सेल्सियस होता है, या चौथा आपको इसमें दे दिया 3308 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है टंगस्टन का गलनांक, कितने डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद टंगस्टन गलना शुरू कर देता है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए। इसे आपको हम बता देते हैं कि टंगस्टन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्त बल्बों में इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हमको पता ही है कि बल्बों में टंगस्टन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पे जाकर के गल जाता है, तो ध्यान रखिए बल्ब जो होता है ना वो 3500 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि दूधिया व्हाइट हो जाता है, तो 3500 के आसपास में ही क्या होता है कि ये गल जाता है। तो 3500 के आसपास में कौन सा है ये ध्यान रखना है। तो दोस्त 3380 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए ये, लेकिन 3500 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा, ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो 3500 के करीब करीब जो भी ऑप्शन अगर आपको मिलेगा उसे मार दीजिएगा। आप कहिएगा कि ये फोर्थ नंबर भी मार सकते थे 3308 डिग्री सेल्सियस। दोस्त 3308 डिग्री सेल्सियस कहां जो है 3380 डिग्री सेल्सियस, 3500 के आसपास में हमें जाना है, इसलिए क्या है कि ये 3300 डिग्री सेल्सियस मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है इसलिए हम आपको जो है पूरा जो है थोड़ा सही से बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जी हाँ, अगर उसको वायु में भी रख दिया जाए तो अभिक्रिया नहीं करता है। कौन सा ऐसा धातु है जो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, हमें इसमें बताना है। फटाफट जो है कमेंट कीजिए, फटाफट जल्दी बताइए कौन है। चलिए आपको हम बताते हैं, ऑप्शन पहले देते हैं, तब तक के लिए आप कमेंट करते रहिए। पहला ऑप्शन क्या दे दिया है, इसमें दे दिया है कि पोटेशियम निकल, या दूसरा दे दिया है कि सोना प्लाटिनम, या तीसरा दे दिया है कि सोना रजत, या चौथा आपको दे दिया है रजत प्लाटिनम। कौन है जो नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया नहीं करता है इस चीज को। तो इंपॉर्टेंट है, वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए इसमें तो ऑप्शन आपको हम बता देते हैं कि सोना और प्लाटिनम, ये सेकेंड नंबर ऑप्शन मेरा क्या होगा कि सोना और प्लाटिनम जो है वो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये क्या होता है कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिए, इसमें जो है कुछ डाउट भी है, जैसे कि इसमें रजत दे दिया है, स्वर्ण दे दिया, रजत तो सिल्वर का कहते हैं, वो भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये रजत और प्लाटिनम दे दिया है, तो प्लाटिनम तो यहाँ भी है, रजत यहाँ भी है, तो मुझे इसमें डाउट है। इसको हम जो है क्या करेंगे, आपको कमेंट में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सही आंसर आपको हम बता देंगे। ठीक है, वैसे ये मेरा पोटेशियम और निकेल, तो ये तो वायु से अभिक्रिया करता है, मुझे लगता है कि ये तीनों होना चाहिए ऑप्शन में करेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं जो है क्या किया गया है कि गलती मुझे लगता है कि किया गया है, क्योंकि सभी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चलिए, वायु के साथ अभिक्रिया करता नहीं करता है। अच्छा, वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, हाँ तो सही है, ये वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, ये सही है। ठीक है, सिल्वर कर लेता है वायु के साथ अभिक्रिया, तभी तब उस पर देखती है कि काला अपक्षेप पाया जाता है। बिल्कुल सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है। रजत जो होता है, चांदी जो होता है, वो भी वायु के साथ अभिक्रिया करता है, तभी उस पर काला जो है क्या होता है कि कुछ दिन पहनने के बाद वो काला जो है पड़ने लगता है। सोना और प्लाटिनम नहीं करता है, तो प्लाटिनम तो डी नंबर में भी है, लेकिन इसके साथ रजत यानी कि चांदी दे दिया है, इसलिए हम नहीं मार सकते हैं। ये थर्ड नंबर भी क्या है कि रजत दे दिया है, और सोना, सोना सिर्फ देता तो मार देते, रजत दे दिया, ये बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है कि डैश धातु का क्षय नहीं होता है। जी हाँ, कौन से धातु का क्षय नहीं होता है। क्षय कहने का मतलब क्या होता है कि क्षय कहने का मतलब कि उसमें जंग नहीं लगना। तो इसमें से कौन सा धातु है जिसमें क्या होता है कि जंग नहीं लगता है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, जंग लगने के बाद ही धातु क्या होता है, क्षय होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन दे दिया है कि मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया है कि लोहा, तीसरा दे दिया कैल्शियम, और चौथा आपको इसमें दे दिया है प्लाटिनम। किसमें जंग नहीं लगता, तो सीधी सी बात है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है ये प्लाटिनम।
तो प्लैटिनम में क्या होता है कि जंग नहीं लगता है, यह धातु को क्षय नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, प्लैटिनम। ठीक है, तो इसको छोड़िएगा नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन दोस्त बताते हैं आपको। यह है अपना लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट, अंत वाला तो सब वाला। ठीक है, देखिए इसमें दे दिया है कि जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये बताने के लिए। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कॉपर सल्फेट का, ध्यान रखिएगा। इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसमें हम आपको बता भी दिए थे, लेकिन सूत्र नहीं बताए थे, लेकिन इसमें आपको हम बता भी देंगे उसका नाम क्या है क्या नहीं है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या दे दिया है कि CuSO4 5H2O, दूसरा दे दिया कि CuSO4 into 7H2O, तीसरा दे दिया कि CuSO4, या चौथा आपको इसमें दे दिया है कि CuSO4 into 2H2O। क्या है जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र? जी हाँ, अगर आपको हम बता दें कि इसे जल योजित कॉपर सल्फेट को आपको नीला थोथा या तूतिया भी कहा जाता है, तो अब बता सकते हैं कि इसमें कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नीला थोथा या तूतिया के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं दोस्त, या नीला कशिश के भी नाम से हम लोग जानते हैं, उसका सूत्र यही होता है CuSO4 into 5H2O। हम इससे पहले भी बता दिए, लेकिन बोर्ड पे आपको डिस्प्ले नहीं किए हैं, उसका सूत्र नहीं बता पाए हैं, लेकिन ध्यान रखिए यही मेरा फर्स्ट नंबर, मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्त ये था अपना 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी संभावना है टेक्नीशियन ग्रेड में 3 में आने की। तो इसे रखिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ पिछले दिन मैंने 15 तक के प्रोवाइड करा दिया है केमिस्ट्री का, यह 18 है, 3 ही बचा हुआ है। कोई नहीं, एक साथ हम आपको 10-10 जो है 5-5 जो है क्या करेंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कराते चलेंगे। थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम होता है दोस्त, इसीलिए क्या होता है कि थोड़ा डिले हो जाता है। ठीक है, चलिए जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त, फटाफट टेस्ट दे लीजिए। कल इसका जो है क्या करेंगे, हम आपको स्कोर कार्ड दिखा देंगे और एक नया लिंक टेस्ट के लिए हम दे देंगे। नीचे जाइए, मोर लिखा हुआ है, मोर को टैप कीजिए, खुलेगा। उसके बाद अगर मोर लिख रहा है तो फिर टैप कीजिए, फिर सारा डिटेल्स खुल जाएगा। उसके बाद उसमें जाकर के देखिएगा आरआरबी टेक्नीशियन टेस्ट का लिंक 29 दिया हुआ है, पासकोड भी दिया हुआ है, वहां पे जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए अगले चैप्टर के साथ, एक नए सेट के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।